कहा गया कि सॉवरेंटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, अल्लाह अलमाइटी अलोन। तो अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क हैं विच कॉल देमसेल्व्स इस्लामिक रिपब्लिक। टू नेशन थ्योरी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये थ्योरी जो थी इंडियन मुसलमानों के लिए हार्मफुल साबित हुई। और फिर जिन्ना साहब का खुद भी देख लीजिए कि मई 47 उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि आप पंजाब को मत डिवाइड कीजिए, बंगाल को मत डिवाइड कीजिए, ये हमें दे दें अनडिवाइडेड। क्योंकि एक पंजाबी वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद मुसलमान या हिंदू होता है। तो उन्होंने लिखा कि एक गरीब मुसलमान जो था फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और वो बड़े गुस्से से स्टेज पे आया और उसने उस स्पीकर पे थूक दिया और कहने लगा कि रोटी के लिए ईमान नहीं बेचेंगे। सो ये खास तौर पे इंडिया से ये पैसे लेते हैं और उसके बाद ये सारी जो है ना टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। नमस्ते, आप सभी लोगों का आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाहौर से शकील चौधरी साहब। आपका एक बहुत ही गहराई से बातचीत करने वाला चैनल है दी क्रिटिकल पैट्रियट, जिसमें आप बहुत बड़े बड़े इश्यूज जो हैं और बहुत ही जिसको हम कहें कि संजीदगी के साथ और बहुत ही गहराई से उसको टच करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैनल्स फ्रॉम पाकिस्तान। आपका स्वागत है शकील जी। तो अब आज हम आपसे बात करेंगे कि आज जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसमें ऑल राउंड एक तरह से कहें कि सिचुएशन ऐसी आ गई है जैसे लग रहा है कि देयर इज एन ऑल राउंड प्रॉब्लम, ऑल राउंड ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन कोलैप्स। तो उसमें इकोनॉमी भी शामिल है, उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन भी शामिल है, उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन भी शामिल है और उसमें सोशल सिचुएशन भी शामिल। तो अब इसके बारे में आपसे बातचीत करने का आज मेरा इरादा है। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछूंगा शुरू में, जो मेरा पहला सवाल है कि इसका जो सीड है, इसका जो बीज है, कहीं इस बात में ही तो नहीं है कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक के रूप में कंसीव किया गया? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जो है वो मुझे लगता नहीं कि है। या तो कोई कंट्री या तो कोई इस्लामिक होती है या तो कोई रिपब्लिक होती है। जो इस्लामिक मेजॉरिटी वाली कंट्री भी कोई रिपब्लिक बनी तो वो टर्की का एग्जाम्पल है। तो उन्होंने भी इस्लाम को पूरी तरह से दरकिनार करके फिर उसको एक रिपब्लिक बनाया। ठीक है, थोड़ी अथॉरिटेरियन टाइप की थी। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि इस्लामिक रिपब्लिक वाला, तो वो आपको लगता है क्या, ये मेरा सवाल है आपसे, कि ये जो कन्फ्यूजन है और ये एक कन्फ्यूजन बेसिक आइडेंटिटी का कन्फ्यूजन हो गया, इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज झेलनी पड़ रही हैं और जो आज की स्थिति आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, वो वहाँ तक पहुँची है? जी, थैंक यू संजय जी। इसमें प्रॉब्लम जो है ना जी, ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से शुरू हुआ। बहुत से लोग आपको ये बताएंगे कि 49 में मार्च 49 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑब्जेक्टिव्स बाद में आए, मुल्क पहले बन गया। तो इंडिया में भी एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया था, वो पहले आया, इंडिपेंडेंस बाद में मिली। और वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ। जबकि पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था, एक तो वो बहुत जल्दी में अप्रूव हुआ और उसमें जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे दे स्टूड अगेंस्ट इट, और बल्कि उन्होंने बाइकआउट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 75 के करीब मेंबर्स थे उस वक्त असेंबली के, और सिर्फ 21 लोगों ने इसके हक में वोट दिया। आज हमें बताया जाता है जी कि दिस वाज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, ये वो, लेकिन उस वक्त जो था सिर्फ 21 लोगों ने इसके हक में वोट दिया। और मैंने एक तहरीक पाकिस्तान के लीडर से एक दफ़ा पूछा इसके बारे में, तो वो कहने लगे, सरदार शौकत हयात उनका नाम है, वो कहने लगे वो तो शब्बीर अहमद उस्मानी को जुल दिया था लियाकत अली खान ने। उनका जो प्रेशर था एक इस्लामिक स्टेट का, उसको डिफ्यूज करने का एक तरीका था गोया। बहरहाल उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है
उसमें कहा गया कि सॉवरेंटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, अल्लाह अलमाइटी अलोन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ्रेजियोलॉजी है कि भाई हाउ कैन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर इट ऑन बिहाफ ऑफ द होल यूनिवर्स। आप अपने मुल्क की तो बात कर सकते हैं कि जी हमारे यहाँ ये है, तो बहरहाल वो इंटायर यूनिवर्स की जो है ना सॉवरेंटी, वो हमने कहा कि वो अल्लाह के पास है। तो उससे बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन थी वो बदल गई और हम एक और रास्ते पे चल पड़े। मौलाना मौदूदी जो बहुत बड़े सपोर्टर थे इसके, वो भी बाद में बड़े डिसअपॉइंट हुए, मायूस हुए, और उन्होंने कहा यार ये तो अजीब ही था, इससे तो कोई तब्दीली नहीं आई। तो ना कोई सब्जा उगा, ना कोई बारिश हुई, कुछ भी नहीं हुआ इससे। तो उसके बाद फिर 56 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें पहली दफा कहा गया कि पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब अयूब खान ने अपना आइन नाफिज किया तो उसमें से इस्लामिक का लफ्ज उन्होंने हटा दिया 62 में, और उन्होंने नाम रखा रियासत का रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। जी। लेकिन उस पर काफी प्रोटेस्ट हुआ और फिर उनको वो नाम बदलना पड़ा। तो अब दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क है विच कॉल देमसेल्व्स इस्लामिक रिपब्लिक्स। पाकिस्तान के बाद मौरितानिया जो अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका, और उसके बाद फिर ईरान। कुछ अरसे के लिए अफगानिस्तान भी इस्लामिक रिपब्लिक रहा, लेकिन तालिबान को ये फ्रेजियोलॉजी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, इमारात हम कहेंगे इसको, इमारात ऑफ अफगानिस्तान, नॉट एन इस्लामिक रिपब्लिक। तो इस तरह के हमारे यहाँ कन्फ्यूजन्स रहे हैं। तो आज भी बहुत से लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में कि जिन्ना साहब का जो विजन था, जैसा कि उनकी अगस्त 11 की स्पीच है 1947 की, उसमें जो विजन उन्होंने दिया वो एक सेकुलर स्टेट का विजन था, जिसमें उन्होंने ये तकरीर में कहा था, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि वो तमाम सिटीजन्स को कह रहे थे कि बराबर के राइट्स होंगे, बराबर की ऑब्लिगेशंस होंगी। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द रियलिटी इन टुडेज पाकिस्तान। जिन्ना साहब की आपने बात की, तो मैंने इश्तियाक अहमद साहब से बातचीत भी की है, उनकी किताब पढ़ी भी है जो उन्होंने जिन्ना के ऊपर लिखी है, और उसमें वो इस स्पीच को, ये जो 11 अगस्त वाली जो स्पीच है 1947 की, उसको वो कहते हैं कि वो उससे कभी पहले, उस स्पीच से कभी पहले और उस स्पीच के कभी भी बाद में उन्होंने कोई ऐसा एक्शन और कोई ऐसी स्पीच नहीं बताई जिसमें जो उन्होंने 11 अगस्त को कहा था उसकी कहीं भी तायीद होती हो। और उनका कहना है कि ये केवल इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिपेंडेंस आने वाली थी, कुछ इश्यूज थे, अमेरिकन्स को अपने साथ रखना चाहते थे, तो वो इस तरह की बात एक मीठी मीठी कर देना चाहते थे, जिससे लोगों को लगे कि हाँ साहब हम कुछ सेक्युलर टाइप के रहेंगे। और बाद में जो सारे एक्शंस भी हुए उसमें भी कहीं ये दिखाई पड़ा नहीं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी, जिन्ना साहब ने इसके बाद तो शायद ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उससे पहले वो ऐसी बातें करते रहते थे, और उन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया कांग्रेस से किया, वो उस वक्त काफ़ी सेकुलर आदमी थे, और यहाँ तक भी कहते होते थे 1916 1917 में कि टुवर्ड्स द हिंदू कम्युनिटी आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ रिस्पेक्ट, वी शुड नॉट फियर देम। तो ये जो लोग आपको डराते हैं हिंदुओं से, दे आर योर एनिमीज एंड समथिंग लाइक दैट। तो वो उस वक्त तो बिल्कुल उनका सेकुलर इमेज था, सेकुलर विजन था। और राजा साहब महमूदाबाद ने लिखा है कहीं कि मैं छोटा सा बच्चा था, वो हमारे घर आए और मुझसे कहने लगे कि तुम पहले इंडियन हो या पहले मुसलमान हो। तो मैंने कहा कि मैं पहले मुसलमान हूँ। तो उनका नहीं 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 नहीं, यू आर फर्स्ट इंडियन एंड देन यू आर अ मुस्लिम। तो ये 1926-27 की बात है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो 1937 के बाद उनकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी चेंज हुई, और उसमें भी एक आध स्टेटमेंट उनका कहीं मिल जाता है कि हमें जो है रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलहदा रखना चाहिए। और ये जो स्पीच है उनकी 11 अगस्त वाली, इसके बारे में चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं, और उनकी जो किताब है पाथवे टू पाकिस्तान,
वो बड़ी निगलेक्टेड किताब है, बड़ी अच्छी किताब है मेरे ख्याल में। तो उसमें वो लिखते हैं कि जब जिन्ना साहब जा रहे थे दिल्ली से कराची लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि जो करीब करीब के मुस्लिम लीगी हैं ना, उनको बुलाओ, एक फेयरवेल मीटिंग करते हैं उनसे। तो उस मीटिंग में एक साहब थे रिजवानुल्लाह, प्रॉबेबली वो सेक्रेटरी जनरल थे यूपी मुस्लिम लीग के। उन्होंने टेढ़े सवाल करना शुरू कर दिए कि हम तो बहुत आगे आगे थे नारे लगाने वालों में, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, तो अब हमारा क्या बनेगा। तो उस पर वो लिखते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को कभी इतना परेशान नहीं देखा, इतना डिसकंसर्टेड नहीं देखा जितना उस वक्त देखा। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार, कोई और बात करो। तो उसके बाद फिर जब जिन्ना साहब गए दिल्ली एयरपोर्ट पे, उन्होंने जो कहा कि अब आप सब लोग जो हैं वो इंडियन स्टेट के लॉयल बन के रहें। और उनका ये कहना है कि मेरे ख्याल में ये इस गुफ्तगू का नतीजा था कि उन्होंने 11 अगस्त वाली तकरीर में ही बेड फेयरवेल टू हिज टू नेशन थ्योरी, और टू नेशन थ्योरी को भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुसैन शहीद सोहरवर्दी के रेफरेंस से भी और अपने रेफरेंस से भी, कि ये थ्योरी जो थी इंडियन मुसलमानों के लिए हार्मफुल साबित हुई। तो ये बात आजकल हमारे हमारे हिस्टोरियोग्राफी में, हमारे स्कॉलरशिप में नहीं आती। तो मतलब तहरीक पाकिस्तान का, पाकिस्तान मूवमेंट का एक बड़ा लीडर, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ पाकिस्तान, ही इज क्रिटिसाइजिंग द टू नेशन थ्योरी। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी हु बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। उसी किताब में है ये सारे सारे रेफरेंसेस। जी, टू नेशन थियरी के हवाले से यदि बात करें तो टू नेशन थियरी को अ, जिन्ना को लोग उसको कहते हैं कि साहब जिन्ना ने की, कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल का इन्फ्लुएंस था उसकी वजह से आई, कुछ जो है वो सैयद अहमद ख़ान के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है इस्लामिक थियोलॉजी, तो मुझे तो वो साफ-साफ दिखाई पड़ती है इस्लामिक थियोलॉजी में भी। और उसके आगे भी चलें तो अगर आप शेख सरहिंदी से शुरू कर दें तो शेख सरहिंदी ने साफ-साफ इस थ्योरी की वकालत की है और यहाँ तक कहा है कि हिंदुओं को इंसल्ट करके रखना चाहिए। उसके बाद जो शेख सरहिंदी का जो परचम जिन लोगों ने बाद में उठाया और उसमें जो है आपको ध्यान होगा कि अ, आपका जो औरंगज़ेब था, वो उन्हीं की जो सूफ़ी जमात थी, उसी का शागिर्द था। शेख मासूम का शागिर्द था जो कि शेख सरहिंदी के बेटे थे। और उनका जो बेटा था सैफुद्दीन, वो तो उनका एक तरह से कंसॉर्ट था, शेख मासूम का। तो ये बाद में इन लोगों के ही इन्फ्लुएंस में फ़तावा आलमगीरी लिखी गई। फ़तावा आलमगीरी के वन ऑफ द जो डिप्टी उसके जो थे स्क्राइब कह सकते हैं उसको या जो भी कहें उसको, जो प्रोजेक्ट लीडर थे तो वो तो शेख निज़ाम बुरहानपुरी थे, लेकिन जो सेकंड इन कमांड थे वो शाह अब्दुल रहीम थे, जिनके बेटे शाह वलीउल्लाह। और शाह वलीउल्लाह को भी आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस टू नेशन थियरी को आगे बढ़ाया। फिर जो शाह वलीउल्लाह के जो शागिर्द हुए, उसमें आगे जाके फिर आप सैयद अहमद बरेलवी को पाते हैं और सैयद अहमद बरेलवी के साथ में उनके जो शागिर्द थे वो शाह इस्माइल। आपके शाह शाह अब्दुल अज़ीज़ के, हाँ, शाह इस्माइल जो थे वो शाह अब्दुल अज़ीज़ के भतीजे थे। शाह अब्दुल अज़ीज़ शाह वलीउल्लाह के बेटे थे। तो ये पूरा जो मूवमेंट चलता है, जो बाद में जाके देवबंदी में कन्वर्ट हुआ, ये आपका जो सैयद अहमद बरेलवी वाला मूवमेंट है, वो देवबंदी में कन्वर्ट हुआ। तो ये तो हम शुरू से ही देखते हैं इसको। ये क्यों कहा जाता है कि साहब कि जिन्ना ने टू नेशन थियरी बनाई, या कई लोग तो सावरकर तक को कह देते हैं कि साहब सावरकर ने टू नेशन थियरी बनाई। बट टू नेशन थियरी तो इस्लामिक थियोलॉजी में पहले दिन से है। लेकिन उसमें संजय जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे इख्तलाफ करेंगे। जी, मसलन इंडोनेशिया में कभी टू नेशन थ्योरी का नाम नहीं सुनने को मिलता। वहां पे भी 14-15% नॉन मुस्लिम्स हैं। नाइजीरिया में कभी टू नेशन थ्योरी का नाम सुनने को नहीं मिलता, वहां पे 48% नॉन मुस्लिम्स हैं। देर आर सो मेनी कंट्रीज। इजिप्ट में भी 10% के करीब नॉन मुस्लिम्स हैं, वहां पे भी टू नेशन थ्योरी का कहीं नाम नहीं आता। फिर यहाँ इंडिया में भी इवन मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने इससे इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा था, अगरचे उनका पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म होता है इस बात पे, तो उन्होंने कहा था कि आजकल कौमें औतान से बनती हैं, वतन की जो प्लूरल है वो औतान है। जी, तो और उनकी बात दुरुस्त भी थी।
कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान के शहरी हैं, उसकी कौम है। तो आज मैं पाकिस्तान में अक्सर लोगों से पूछता हूं, अगर मैं पूछूं कि भाई टू नेशन थ्योरी इज इट स्टिल वैलिड, तो वो कहेंगे हाँ वैलिड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर उनसे पूछूं कि भाई यहाँ पे रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, चाहे जितने भी हैं, तो क्या वो डू दे बिलोंग टू सम सेपरेट नेशन? फिर वो आए बाएं शाएं करने लगते हैं। तो उनको फिर मानना पड़ता है कि यार वो भी पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन सब एक कौम का हिस्सा हैं। तो ये तो दैट स्टैंड्स टू रीजन। और ये बात अल्लामा इकबाल के बेटे ने भी लिखी है। उन्होंने एक फर्जी खत लिखा, इमेजिनरी लेटर, अपने वालिद को, और उसमें ये पॉइंट उठाया कि अब्बा जी आपने क्रिटिसाइज किया था मौलाना हुसैन अहमद मदनी को, लेकिन उनकी बात सच साबित हुई। क्या आज पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम नहीं है? क्या इंडिया में इंडियन नेशन नहीं है? बांग्लादेश में बांग्लादेशी नेशन है। वेयर इज द मुस्लिम नेशन देन? तो इस तरह से बेशुमार लोग हैं जिन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। और वो मतलब बाकी दुनिया में अब देखिए कहीं टू नेशन थ्योरी का नाम नहीं मिलता। और हमारे यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सैयद थे, और बहुत सारे हैं जो डिसएग्री भी करते हैं। ज़ियाउद्दीन लाहौरी एक हमारे स्कॉलर थे, उन्होंने 8-9 किताबें लिखी सर सैयद पे, और उनका कंक्लूजन ये था कि जी सर सैयद को नहीं हम कह सकते कि उन्होंने दो कौमी नजरिए की बुनियाद रखी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट इट। और फिर जिन्ना साहब का खुद भी देख लीजिए कि मई 47 उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि आप पंजाब को मत डिवाइड कीजिए, बंगाल को मत डिवाइड कीजिए, ये हमें दे दें अनडिवाइडेड। क्योंकि एक पंजाबी वो पहले पंजाबी होता है, उसके बाद मुसलमान या हिंदू होता है। इसी तरह एक बंगाली पहले बंगाली होता है, उसके बाद मुसलमान या हिंदू होता है। तो उस पर माउंटबेटन ने कहा आपने तो मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइटेड रखने का। एक इंडियन भी पहले इंडियन होता है, फिर मुसलमान या हिंदू होता है। सो आई मीन देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। मैं आपको फिर वो इश्तियाक अहमद साहब वाली किताब के ऊपर लेके चलूँगा। जी उन्होंने जो जिन्ना का एनालिसिस किया है, वो जिन्ना को कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसी शख्सियत थी वो, जो जिस तरह का आदमी उनके सामने होता था, उसको राज़ी करने के लिए उसकी तरह की दलील दे दिया करते थे। तो उनकी दलाइल में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कि जैसा आपने बताया कि शबीर अहमद उस्मानी को उन्होंने कुछ और दे दिया। अब शबीर अहमद उस्मानी भी देवबंदी थे, लेकिन वो हुसैन अहमद मदनी वाली जो उनकी जो जमीयत उलमा हिंद थी, उससे वो अलग होके और यहाँ आ गए। वैसे आप ये देखें कि जो जिन्ना साहब की पूरी सपोर्ट थी, वो बरेलवियों ने की थी। और बरेलवियों में जो उस वक्त के 3 जो किरदार ख़ास थे, वो अहमद रज़ा बरेलवी साहब के 2 साहबज़ादे थे, हामिद और मुस्तफ़ा। और एक उनके जो चीफ आइडियोलॉग थे, वो थे नईमुद्दीन मुरादाबादी। मुफ्ती नईमुद्दीन, ये जी हाँ, मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी। और ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई थी बनारस में, जी 1946 में हुई थी या 47 में, आई मैं थिंक भूल रहा हूँ। 46 जी। जी, तो उसमें उन्होंने चार्टर बनाया था, 11 पॉइंट चार्टर। और वो उस 11 पॉइंट चार्टर जो था वो उसको भी आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके लिए भी उनसे भी हामी भर दी कि हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद फिर आपके शबीर अहमद उस्मानी को भी हामी भर दी। आपके जो ये पीर मानकी शाह थे, इनको भी हामी भर मानकी दी, शरीफ जी मानकी शरीफ। जी और उसके बाद आपके जो है माउंटबेटन को अलग चीज़ बोल दी, मास्टर तारा सिंह को कुछ अलग बोल दिया। तो ये तो उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट किया है। आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है, शायद जी इनकी जी किताब पर ही लिया है उसका इंटरव्यू, जी जी मैंने सुना है वो पूरा। तो वो जी जो उनकी हमें इनकंसिस्टेंसीज हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो मैं और डॉक्टर इश्तियाक जो हैं, वी हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इंटरेस्टिंगली हमारी पहली मुलाकात कलकत्ते में हुई थी 96 में। जी। एक पीस कॉन्फ्रेंस थी वहां पे। तो वो स्वीडन से आए थे, तो मैं पाकिस्तान से गया था।
तो बात ये है कि भुट्टो साहब ने एक दफा भुट्टो साहब से कोई ऐसा क्वेश्चन किया गया तो भुट्टो साहब ने कहा था कंसिस्टेंसी इज द वर्च्यू ऑफ स्मॉल माइंड्स। सो अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस को आप इस तरह से भी एक्सप्लेन अवे कर सकते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि जिन्ना साहब ने मुख्तलिफ ओकेजन्स पे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि उनका अल्टीमेट विजन जो था वो सेकुलर स्टेट का था, सो वो जो हैं वो कोट करते हैं 11 अगस्त वाली स्पीच को, और वो ये कहते हैं कि देखिए उनका जो ऑफिशियली कमीशन्ड हिस्टोरियन था, उनका बायोग्राफर था हेक्टर बलीथो, उसने ये लिखा है कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द ग्रेटेस्ट स्पीच दैट ही एवर मेड। और जलसे की तकरीर जो है, एक पब्लिक रैली की जो तकरीर है, उसकी वो अहमियत नहीं होती जो उस स्पीच की अहमियत होती है जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करते हैं। सो ही वाज गिविंग अ ब्लूप्रिंट, ही वाज गिविंग आउट ए विजन फॉर द फ्यूचर। उसकी जो है ना अहमियत, और उसमें हमारे जो राइट विंग के रिलीजियस लोग हैं उनके लिए इस तकरीर ने बड़े प्रॉब्लम्स पैदा किए हैं। दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट अवे, कभी कहते हैं जी ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है, कभी कहते हैं कि नहीं उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था। तो मैं तो समझता हूं कि बड़ी बड़ी अहम स्पीच है ये पाकिस्तान के सेकुलर लोगों के लिए, लिबरल लोगों के लिए। अगर ये भी ना होती तो हमारे पास तो कोई आर्गुमेंट ही ना होता फिर। तो आई टेक स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच टू दिस स्पीच देन प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। तो यहां तक भी हुआ है, और यह मकबूल जान हमारे जो एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और वो आजकल बड़ी फेमस मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि ये स्पीच तो कभी की ही नहीं गई थी, इट इज अ पेटेंट फॉर्जरी, और मैं ओके। ढूंढ रहा हूं उस बंदे को कि जिसने ये फॉर्जरी की। कैन यू इमेजिन? ये तो यानी बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, यानी 50s में किसी को ये पता नहीं था, 60s में किसी को पता नहीं था, 70s में जब बहुत सारे वो लोग जिंदा थे जिन्होंने ये स्पीच खुद सुनी या जिन्होंने अखबारों में पढ़ी, तो औरिया मकबूल जान को सडनली ऐसा कोई रेवलेशन हुआ कि जी ये तो स्पीच कभी की ही नहीं गई थी। तो यानी इस हद तक लोग जाके एक तरफ कहते हैं दिस स्पीच इज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, और साथ ही ये भी कह देते हैं कि नहीं नहीं ये तो कभी की नहीं गई थी। और इस स्पीच पे भी आपको पता हो शायद कि हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट थे मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली, जो जलंधर से जिनका ताल्लुक था, और वो ब्यूरोक्रेट थे, फिर बाद में वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचे। फिर उन्होंने एक बाद में पार्टी भी बनाई थी, निजाम इस्लाम पार्टी। ही वॉज अ वेरी वेरी इस्लामिक माइंडेड पर्सन। तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब ये स्पीच की गई तो वो जिन्ना साहब के पास पहुंच गए कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल अपोजिट आपने बात कर दी जो 6-7 साल से आप स्पीचेस कर रहे थे। तो उससे शायद जिन्ना साहब भी डिफेंसिव पे चले गए, और ये यहां तक भी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने इस स्पीच को रोकने की भी कोशिश की कि पब्लिश ना हो ये डॉन में। तो उसके बाद फिर कोई साहब डॉन के एडिटर के पास पहुंच गए कि यार ये देखो कोशिश की जा रही है इसको सप्रेस करने की। तो डॉन के एडिटर ने स्टैंड लिया कि नहीं मैं तो इसको छापूंगा। तो मतलब उसी वक्त ये कोशिश शुरू हो गई थी, और चौधरी मोहम्मद अली का नाम लिया जाता है। ही ट्राई टू गेट इट सप्रेस्ड। तो मैं तो समझता हूं कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच एंड अ वेरी गुड स्पीच। जो लोग ये कहते हैं कि ये जी सेकुलर विजन नहीं देती, तो उनसे मैं पूछता हूं कि फिर मुझे बताओ ह्यूमन हिस्ट्री की कोई स्पीच बता दो जो सेकुलर हो और ये सेकुलर ना हो। सो व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन? जब आप ये कहते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल ऑब्लिगेशंस, रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, व्हाट एल्स डू यू वांट? और उस स्पीच में, छोटी सी स्पीच है वो 1500-1600 वर्ड्स की, उसको आप गूगल कीजिए तो आपको मिल जाएगी। उसमें एक दफा भी इस्लाम का लफ्ज नहीं है, एक दफा भी कुरान का लफ्ज उसमें नहीं है। तो वो तो रिकॉर्ड पे होगी ना, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच है तो वो तो यस, रिकॉर्ड पे होगी। एग्जैक्टली। तो फिर उसको कैसे कहते हैं कि ये दी ही नहीं गई, फोर्जरी है? बस वो कह दिया उन्होंने, लेकिन फिर जब इतना क्रिटिसिज्म हुआ तो ही नेवर रिपीटेड दैट क्लेम, फिर वो चुप कर गए। हाँ, वही तो इश्तियाक साहब कहते हैं कि दोबारा कभी नहीं कहा उन्होंने फिर उसको। हम्म। और नहीं मतलब बाद इन्होंने, में जो और ये मकबूल जान ने भी कभी नहीं कहा कि उन्होंने वो स्पीच नहीं की थी। हाँ, लेकिन जो आपके इनके जो आगे के अगर एक्शंस देखें, तो जो पार्टीशन के टाइम पे जो दंगे हुए और जो शुरुआत जिनकी पाकिस्तान से ही हुई,
बल्कि जो सबसे पहले जो शुरू हुआ था तो अमृतसर का दंगा जो था वो तो मार्च में ही शुरू हो गया था, और उसके बाद भी लगातार जो है आपके जो मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स थे वो जगह जगह पे दंगे कर रहे थे। डायरेक्ट एक्शन डे का हमको सबको पता है। तो इन चीज़ों को तो कभी जिन्ना ने ना सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि डायरेक्ट एक्शन डे तो उनका खुद का कमीशन्ड एक प्रोग्राम था, जो पूरी तरह से एंटी हिंदू था। जी, जो कलकत्ता वाले फसादात हैं, अगस्त 46 की बात है वो। जी। उसके बारे में तो हमीदुल हक चौधरी ने भी लिखा है, जो फॉरेन मिनिस्टर रहे 50s में पाकिस्तान के। उन्होंने लिखा है कि भाई उसका स्टार्ट तो हमारी तरफ से हुआ था, लेकिन हिंदू भी तैयार थे। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। और फिर पंजाब में जो है हमारे एक चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर, उन्होंने भी लिखा है कि रावलपिंडी से फसादात मार्च 47 में शुरू हुए, और वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट्स हैपेंड एक्चुअली इन कहूटा, और फ्रीडम एट मिडनाइट जो कोहाट, पार्टीशन नॉट कहूटा, कोहाट। कहूटा कोहाट का पहले था। अच्छा, कोहाट का ये पहले जो था। कहूटा है ना, कहूटा इज इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ओके, ओके, ठीक है, ओके, कोहाट आई वाला तो स्टैंड करेक्टेड। 1926 में भी हुए थे, इस वक्त भी हुए, 46 में भी हुए, 47 में। लेकिन यहाँ का जो है ना वाकया वो बहुत ही भयानक था। और माउंट बैटन एक्चुअली विजिटेड कहूटा, तो वहां पे जो है वो फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसके ऑथर्स एक फ्रेंच है, एक अमेरिकन है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है। एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑन 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 द पार्टीशन। उसमें उन्होंने लिखा है कि कहूटा के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उन्होंने उसका घेराव किया, और हिंदुओं सिखों को जो है वो एक बड़ी सी हवेली थी उसमें बंद करके उनको आग लगा दी, और जो बाहर निकलने की कोशिश करता था तो उसको दोबारा धकेल देते थे। और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नोबडी हैज कॉन्ट्राडिक्टेड दिस स्टोरी। और ये किताब 1975 में आई थी। और प्रोफेसर इश्तियाक ने भी पंजाब के राइट्स पे बहुत काम किया है, और शायद सबसे डिटेल्ड किताब उन्हीं की है। उन्होंने भी इस तरह के जो वाकयात हैं उनको कभी क्वेश्चन नहीं किया। जी, हाँ, बाद में पंजाब इंडियन साइड के पंजाब में उसका रिएक्शन हुआ था। या तो उस वक्त पे भी जिन्ना साहब का कहीं कोई उसको रोकने का कोई उन्होंने कोशिश की हो, जैसे हमारे यहाँ हम जानते कि पंजाब में जब दंगे शुरू हो गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पटेल ने बहुत कोशिशें की कि ये रुक जाएं या किसी तरह से, और उनकी तरफ से तो और बाद में तो गांधी जी का तो असैसिनेशन ही इसी बात पे हुआ कि वो जो थे ही वाज अपीयरिंग टू बी टू सॉफ्ट टुवर्ड्स मुस्लिम्स, दैट्स राइट। और उसमें जो सेंटिमेंट्स थे उस समय जो लोग पंजाब से भाग के आए थे अपना सब कुछ गंवा के, उनके कारण इन सेंटिमेंट्स इन्फ्लेम्ड थे। तो लेकिन जिन्ना साहब का तो हमें कोई जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने कभी भी इनको रोकने का कोई किसी तरह का एफर्ट किया हो। या दैट्स राइट। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि उन्होंने जो है कलकत्ते का भी विजिट नहीं किया। उसके बाद फिर बाकी जगहों पे भी जो फसादात हुए वो नहीं गए वहाँ। और रावलपिंडी में जब ये शुरू हुए वहाँ पे भी कोई टॉप का जो है ना मुस्लिम लीग का लीडर लियाकत अली खान भी नहीं गए। तो उनको जाना चाहिए था, उनको कंडेम करना चाहिए था इसको, ताकि बाकी इलाकों तक वो ना फैलते। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो जिक्र था वो आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके मुतालिक था। तो जो बाद में जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है और उसकी जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस होती है, तो जो आज भी हम देखते हैं कि जो लैंडेड जेंट्री थी, क्योंकि कई सारे रिसर्चर्स ने पाकिस्तान बनने का एक जो मेन रीज़न, प्रमुख कारण जो है वो ये बताया है कि जो लैंडेड जेंट्री, जो नवाब थे, जो जागीरदार थे, जो बहुत बड़े-बड़े लोग थे, वो कांग्रेस की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी कि वो लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, उससे खुश नहीं थे। और ये भी एक बड़ी वजह थी पाकिस्तान मूवमेंट की, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह जो अशराफ हैं उनके द्वारा लीड किया गया था, और उसमें सबसे आगे जो थे वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो अशराफ थे वो थे, और उसमें इंस्टीट्यूशंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी सबसे आगे थी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में से, तो उसमें आपके पास यदि शरीफनामा ना हो तो आपका दाखिला भी नहीं हो सकता था। तो वो पूरी तरह एक अशराफ इंस्टीट्यूशन थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी ये जारी रहा। पूरी की पूरी जो आपकी जो मिलिट्री थी, आपको 1/3 मिलिट्री मिली, जबकि आपके पास 1/6 रिसोर्सेज और 1/6 लैंड मास था। और वो 1/3 जो मिलिट्री मिली उसको कभी पेयर डाउन करने का या उसको कम करने का कभी प्रयास नहीं किया। तो अल्टीमेटली एक ये मुल्ला, मिलिट्री और जागीरदार, ये कॉम्बिनेशन बन गया। और ये जो कॉम्बिनेशन था ये एक रेंटियर क्लास बन गया। और उस रेंटियर क्लास ने लगातार शोषण जारी रखा, एक्सप्लॉइटेशन जारी रखा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना बाद में उसमें भी जो है वो रिलीजन को मिक्स कर दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री का जो मोटो था वो चेंज कर दिया गया और उसको ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलुल्लाह कर दिया गया, जो कि पहले एक सेक्युलर मोटो हुआ करता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या आप इसका कनेक्शन आज के हालात से, जो आज के बुरे हालात हैं, उनसे करना चाहेंगे? जी, उसमें जिन्ना साहब की कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी मिल जाती हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं जिसमें गरीबों के लिए कुछ ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो, तो आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं बनाया कि किस तरह का पाकिस्तान वो चाहते हैं। डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी हमारे एक मुस्लिम लीगी थे वो भी, और उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं मुसलमानों की कौमी जिद्दोजहद। उसमें भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि एक लीडर ने, पंजाब के लीडर थे वो, उन्होंने जिन्ना साहब को लिखा था कि अगर आप सीरियस हैं पार्टीशन के बारे में तो अभी से आप मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं उन पे कमेटियां बनाइए ताकि वो कुछ होमवर्क करें और फिर अचानक हमें ढूंढना ना पड़े कि हमने क्या करना है। तो उसमें वो कहते हैं कि वो जिन्ना साहब ने उसको तवज्जो नहीं दी, और सिवाय इसके एक आध स्टेटमेंट उन्होंने ऐसी दी कि भाई हम एक फेयर सिस्टम बनाएंगे। फिर उनका जो आखिरी कहते हैं पब्लिक अपीयरेंस थी वो स्टेट बैंक का एक फंक्शन था जिसमें वो गए और उन्होंने ये कहा कि आप लोग ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जो पूरी दुनिया के लिए गाइडेंस का काम दे। और एक दफ़ा वो आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान एक ही दफ़ा गए थे मार्च 48 में, वहाँ ढाका भी गए थे, फिर चिटागांग गए जिसमें उन्होंने बंगाली के हक में बात की थी जिससे रिएक्शन भी हुआ। तो चिटागांग में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात की। बंगाली के खिलाफ तो बात की थी उन्होंने, जी बंगाली के मुखालिफ बात की थी। जी, उन्होंने ये कहा था कि उर्दू एंड उर्दू अलोन विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज, द स्टेट लैंग्वेज। तो उसके बाद जो चिटागांग गए तो उन्होंने उसमें इस्लामिक सोशलिज्म की तारीफ की। तो उनको जो वो पासनामा जो उनके ऑनर में पढ़ा गया उसमें शायद इस्लामिक सेकुलरिज्म की बात की गई थी, तो उन्होंने अपने जवाब में भी इस्लामिक सोशलिज्म की बात की कि इस्लामिक सोशलिज्म होना चाहिए। लेकिन उसका भी उन्होंने कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की। तो अब लोग ये कहते हैं जी कि उनके पास वक्त कम था, लेकिन वक्त का डायरेक्शन तो आप दे सकते हैं ना। उनके पास जितने इख्तियारात थे वो तो किसी के पास नहीं थे। वो गवर्नर जनरल होते हुए भी कैबिनेट के जो मीटिंग्स थी उनको चेयर किया करते थे, विच इज अनप्रेसिडेंटेड। तो उनका हुक्म जो था वो फाइनल समझा जाता था। और यहां तक भी कैबिनेट ने अपना उसने हमारी कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि जो मिनिस्टर उनसे डिसएग्री करेगा ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। तो फिर उनसे कोई डिसएग्री भी नहीं कर सकता था। तो वो अगर चाहते तो क्लियर डायरेक्शन दे के जाते कि भाई इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली दैट गाइडेंस इज मिसिंग। और पार्टीशन के वक्त उस पर बड़ी एक अच्छी किताब है गुलाम किबरिया की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे, और वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। उसका टाइटल उर्दू में कुछ ऐसे है कि आज़ादी से पहले मुसलमानों का जहनी रवैया। उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है
कि 46 में मेरठ में इलेक्शन हो रहा था और कांग्रेस का एक मुस्लिम नुमाइंदा वो स्पीच कर रहा था, छोटी सी मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग जिसको कहते हैं, वो थी। और उसमें वो ये कह रहा था कि भाई आप गरीब लोग हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आपका फायदा है अगर कांग्रेस गवर्नमेंट में आती है तो हम लैंड रिफॉर्म्स करेंगे और तमाम गरीब लोगों को फायदा होगा उससे। तो उन्होंने लिखा कि एक गरीब मुसलमान जो था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, और वो बड़े गुस्से से स्टेज पे आया और उसने उस स्पीकर पे थूक दिया और कहने लगा कि रोटी के लिए ईमान नहीं बेचेंगे। तो आम लोगों का भी ये रवैया था। तो उसमें अब लीडरशिप के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं था कि भाई आप कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें। पंजाब में एक साहब थे, मियां इफ्तिखारुद्दीन, जो पहले कांग्रेस में होते थे, फिर वो मुस्लिम लीग में चले गए पार्टीशन से कुछ अरसा पहले। तो वो लेफ्टिस्ट थे और उन्होंने कहा कि भाई हमें मीनिंगफुल लैंड रिफॉर्म्स करनी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया से रेफ्यूजीज आए हैं उनको भी अकोमोडेट करना है और हमने अपने सिस्टम को भी फेयर बनाना है, जस्ट बनाना है। लेकिन वो भी 2.5-3 महीने से ज्यादा नहीं चल सके, उनको निकाल दिया गया कैबिनेट से। और पंजाब का जो पहला चीफ मिनिस्टर था पार्टीशन के बाद, इफ्तिखार हुसैन ममदोट, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब के सबसे बड़े लैंड ओनर थे। तो अगर सबसे बड़ा लैंड ओनर जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा तो फिर लैंड रिफॉर्म्स क्या होंगी? जी, आप सही कह रहे हैं। और बिना लैंड रिफॉर्म्स के तो फिर किसी भी तरह के आगे चल के एक अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम की, ख़ास तौर से वहाँ पे जहाँ आज भी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान शायद उन दीगर ममालिक में से है जहाँ की एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के जीडीपी कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। जी, तो एक प्राइमरीली एग्रीकल्चरल अगर आपकी स्टेट है और उसको आप उसी तरह से रख रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन को बिना लैंड रिफॉर्म्स लाए कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, ये चीज़ें हैं जिसमें दिक्कत आती है। जैसे अभी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की जब कोशिश की गई तो उस पे जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन्होंने बहुत बवाल मचाया, उनको एक बार वापस लेना पड़ा। लेकिन अब 1 साल में ही ये पता चल रहा है कि वही लोग जो अपोज़ कर रहे थे, अब वो सर धुन रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी। तो शायद 2-4 साल में वो फिर से रीइंट्रोड्यूस हो जाए। लेकिन ये तो सेकंड लेवल रिफॉर्म्स हैं। जो पहली जो जो टेन्योर रिफॉर्म्स थी या आपके उनकी जो पार्सल रिफॉर्म्स थी, कंसोलिडेशंस थे, सीलिंग, लैंड सीलिंग थी, ये सारी चीज़ें तो इंडिया में 50s में ही हो गई थी। और दैट्स राइट। 60s आते-आते तो जो बड़े जो प्रोडक्टिव एरियाज़ थे उनमें हो गया था और उसके बाद 60s से हमारा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया। जो कि आज इंडिया ना केवल सेल्फ सफिशिएंट है बल्कि पूरी दुनिया को फीड करने की स्थिति में है। यही काम अगर शायद पाकिस्तान में किया होता तो आज ये जो आटे, दाल, टमाटर और आलू के पीछे जो दंगे हो रहे हैं ये शायद ना हो रहे होते। एग्जैक्टली तो यही बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ना कि हमने इन इश्यूज को सीरियसली नहीं लिया। बल्कि मौलाना मौदूदी ने 50s में एक किताब लिखी, मसला मलकियत ज़मीन, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि कोई बंदा अनलिमिटेड लैंड होल्डिंग नहीं रख सकता। आज जमात इस्लामी जो है वो बहुत बात करती है जागीरदारी के खिलाफ, जिम्मेदारी के खिलाफ। आज चूंकि एक पॉपुलिस्ट स्लोगन बन गया है, लेकिन 50s में उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको अपोज किया जाए। एक और हमारे लीडर थे नवाबजादा नसरुल्लाह खान, वो अपोजिशन के अलाइंसेस बनाने में बड़ी अच्छी शोहरत रखते थे। तो उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, अंजुमन हकूक जिम्मेदारा बराए हकूक जिम्मेदारा तहत शरिया, यानी शरीयत के तहत जिम्मेदारों के क्या हुकूक हैं। उनका भी मकसद वही था कि लैंड रिफॉर्म्स जो है ना ये अन इस्लामिक हैं। और हमारी जो है शरई फेडरल शरिया कोर्ट, उसने भी कुछ ऐसा फतवा दिया हुआ है, ऐसा जजमेंट दिया हुआ है
कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो अन इस्लामिक हैं। तो इन हालात में तो जाहिर है फिर एग्रीकल्चर पे आप तवज्जो नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि उसमें भी हमने कभी कोई साइंटिफिक तरीके से वो कोशिश नहीं की कि हम देखें कि कौन सी फसल जो है, अब गन्ना जो है दिस इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो करेक्ट। लोग यही बताते हैं कि गन्ने के बजाय आप चीनी बाहर से मंगवा लें तो वो आपको ज्यादा सस्ती पड़ेगी, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, लेकिन हमने उसको भी तवज्जो नहीं दी। हमें कॉटन को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी, उसको भी नहीं हम तवज्जो दे पाए, इसलिए कि बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनकी शुगर मिलें हैं, तो उनका मफाद इसमें है कि गन्ना ज्यादा बीजा जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। So the state has to make, you know, these decisions based on merit, not on the interests of some rich people. और आपके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी भी मैं सोशल एनालिसिस देख रहा था, और उसमें भी ये है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो अलग अलग मुख्तलिफ लोग जो हैं वो उसके अलग अलग फिगर्स देते हैं, और कई सारे एनेक्डोट्स भी उसमें आते हैं। तो मुझे जो दिखाई पड़ा, जो उनको हम एवरेज आउट करें, कि ओवर 90% लोग जो हैं वो सब आपके अशराफ लैंडलॉर्ड्स हैं जो नेशनल असेंबलीज में और प्रोविंशियल असेंबलीज में आते हैं। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग जब आएंगे नेशनल असेंबलीज में तो निश्चित रूप से वो कभी भी लैंड रिफॉर्म्स लाने के हक में तो नहीं होंगे। और जो आपके जो भी प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं या प्रेसिडेंट्स बने हैं, वो सबके सब जो हैं वो इसी अशराफ तबके से आते हैं। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री भी जो भी उसमें किसी तरह से पहुंच जाता है, उसका भी बहुत रिलायबल फिगर तो मैं नहीं ढूंढ पाया। लेकिन एनेक्डोट्स ये कहते हैं कि जो लोग मिलिट्री में टॉप पोजीशंस पे पहुंचते हैं वो किसी न किसी तरह इन बड़े घरानों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसका आप थोड़ा-सा बताएँ, फैक्ट्स भी बताएँ, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स जो हैं वो बहुत स्केची हैं इस बारे में। अभी जो है ना हाल ही में एक रिसर्चर हैं, ऑस्ट्रेलिया से है मेरा ख्याल में उनका ताल्लुक, उन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तानी एलीट पे। तो उनकी जो लॉन्च थी वो ब्लैक होल एक इंस्टीट्यूशन है इस्लामाबाद में, प्रोफेसर हुद भाई ने वो इस्टेब्लिश किया है, उसमें थी। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई कि जो टॉप एलीट है, उसने फैमिलीज के नाम तो नहीं दिए, लेकिन उसने सारे वो टिटबिट्स जो हैं वो बयान कर दिए कि किस तरह से वो जो हैं आपस में रिश्तेदारियां करते हैं, कि वो एक रीइंफोर्स हो जाता है बॉन्ड उनका, कि उनको ये चाहिए होता है कि एक आध बंदा फैमिली का जो है वो पॉलिटिक्स में हो, एक आध मिलिट्री में हो, तो बाकी बिजनेस में तो है ही हैं। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो उनकी आपस में ऐसे ताल्लुक हों। पार्टियां करते हैं, ऐसी पार्टियां जिसमें अब सबकी जो है ना नेटवर्किंग होती है। तो ये तो एक है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। जी। और एक प्राइमरीली एक एग्रीकल्चरल कंट्री में इरिगेशन के को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करना, इंडस वाटर्स ट्रीटी में जो भी आपको मिला है वो इंडिया की तरफ से कंप्लेंट ये होती है कि ज़्यादातर हिस्सा तो बह के चला जाता है अरेबियन सी में, और उसके बजाय इंडिया जब अपने जो 19.51% जो इंडिया के पास है, उसको जब वो यूज़ करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो उसमें हर बार ये अड़ंगा डालते हैं। तो वही वाली बात हुई कि हम अपना घर तो नहीं सुधारेंगे, लेकिन दूसरे को भी नहीं सुधारने देंगे। और इसी वजह से इंडिया ने नोटिस दे दिया उसके मॉडिफिकेशन के लिए। और भारत में ये बात उठती जा रही है कि भाई इसको स्क्रैप करो, क्या ज़रूरत है इसकी, जो हर वक्त हर चीज़ पे कोई भी बात होती है तो उस पे केवल अड़ंगा डालने का काम करते हैं। इसके माध्यम से आज इंडिया जो है वो इस पोजीशन में भी है कि वो ठीक है, वो कह सकता है कि जो लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, उस लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में इंडिया के पास उससे एग्जिट होने का भी ऑप्शन है। तो बजाय इसके कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कुछ डैम्स बनाएं, कुछ रिजर्वॉयर्स बनाएं, कुछ बैराजेस बनाएं, वो तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ और इंडिया को और तंग करते रहते हैं।
जी, आज भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अयूब खान को कंडेम करते हैं कि उसने हमारे दरिया बेच दिए इंडिया को। तो वो पॉजिटिव साइड पे नहीं देखते कि उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, और इंडिया अगर उस वक्त इतना अकोमोडेटिंग ना होता तो हम क्या कर लेते। तो आई थिंक पंडित नेहरू वाज क्वाइट जेनरस, और ही वाज अ लार्ज हार्टेड गाय। तो वो तो चाह रहे थे कि अच्छे ताल्लुकात हों। अनफॉर्चुनेटली उसको हमारी तरफ से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो अभी तक भी हमारे यहाँ वही है कि भाई इंडिया जो है उसने हर कदम पे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और इंडस वाटर ट्रीटी में भी उन्होंने हमें लूट लिया गोया। सो इस तरह की बातें हैं यहाँ पे। तो सीरियसनेस जो है वो नहीं है, और अगर कोई थोड़ा सा भी मुख्तलिफ बात कर दे तो उसको फिर मुल्क से भागना पड़ता है। वो पीर जमात अली शाह थे हमारे इंडस वाटर ट्रीटी के जो चेयरमैन थे, उसको कमिश्नर कहते हैं शायद। तो या वो भी अब मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने भी शायद कोई ऐसी बात कर दी थी। तो बहरहाल हमारे हमारे लोग जो हैं वो ये इस बात पे ज़रूर एतराज़ करते हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स ये वो, कि इंडिया ने इतने डैम्स बना लिए। तो ये गिला शिकवा रहता है। तो डैम्स तो जो अपने इरिगेशन पर्पसेस के लिए तो उस ट्रीटी में अलाउड ही है, और जो भी डैम्स बनाते हैं वो पानी तो अल्टीमेटली नीचे ही जाता है ना, डाउन स्ट्रीम ही जाता है। हाइडल जनरेशन जब होगा तो पानी तो नीचे जाएगा ही। बिना पानी को यूज़ किए हुए तो वो आप कैसे हाइडल जनरेशन करेंगे? तो अननेसेसरी है वो, जिसकी बात है वो कि नुकतानचीन, ज़बरदस्ती की नुकताचीनी जो है वो करने की वजह से बस। एक जो बात यहाँ मैं पे और देखता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे सिंध और पंजाब का भी ये झगड़ा रहता है ना। सिंध के लोग कहते हैं कि पंजाब हमें सही मिकदार में पानी नहीं देता। तो किसी ने मुझे वो एक लतीफ़ा सुनाया, जोक सुनाया कि एक सिंधी कहने लगा कि ये पंजाबी जो है ना ये बड़े चालाक हैं, ये जो है ना हमें फोका पानी देते हैं। जैसे दूध में से आप मक्खन निकाल लेते हैं ना, इसी तरह ये पानी में से बिजली निकाल लेते हैं, तो वो फोका रह जाता है, तो फोका पानी हमें देते हैं। ये तो यहाँ भी कई बार कहते थे, हमारे चौधरी या देवीलाल थे, वो कहा करते थे इस तरह की बातें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, और आपकी इकोनॉमी के और थोड़ा सिक्योरिटी के, इनकी दो की और बातें कर लूँ। कि मैं आजकल देखता हूँ कि जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो लगातार ये कहते रहते हैं कि हमें भारत से तिजारत करनी चाहिए। लेकिन इस बात पे कोई नहीं बोलता कि क्यों एक ये पूरा नैरेटिव गढ़ा हुआ है कि भारत दुश्मन मुल्क है। कि इंटरनेशनल लॉ में आप जानते हैं कि दुश्मन मुल्क कौन होता है, उसकी एक डेफिनेशन है, उसका एक प्रोसेस है किसी को डिक्लेयर करने वाला। लेकिन पाकिस्तान में तो हर कोई जो है वो बोलता है कि हाँ, दुश्मन मुल्क तो है लेकिन हमें तिजारत कर लेनी चाहिए। तो भारत की आप पोजीशन जानते हैं। तो भारत को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, आप भी जानते हैं कि उससे फ़र्क अगर पड़ रहा है तो कोई पाकिस्तान को पड़ रहा है। तो ये कुल्हाड़ी पे पाँव मारने वाली ये कौन-सी एक एक तरबियत है? या तो फिर वो थियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, जिसमें कुरान में आ गया है कि साहब कि हिंदू और या मुशरिकीन और यहूद जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, या तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। नहीं तो ये इट डज़न्ट मेक सेंस। ये एक दफ़ा मैंने अपने कोलीग से बात मैं कर रहा था, तो वो कहने लगे कि देखो कुरान में लिखा है कि जूस एंड क्रिश्चियंस कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये बताइए, जूस एंड क्रिश्चियंस तो फिर भी अहले किताब हैं, दे आर पीपल ऑफ द बुक, सो दे आर क्लोजर टू मुस्लिम्स देन अदर नॉन मुस्लिम्स। तो चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है उसको आप थियोलॉजिकली कैसे जस्टिफाई करेंगे कि चाइना वाले तो एथियस्ट हैं। तो किसी भी आप मुफ्ती से पूछ लें, किसी भी फकीह से पूछ लें, तो वो ये कहते हैं कि एक मुसलमान मर्द जो है ना वो एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर सकता है, एक जूश लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन एथियस्ट लड़की से नहीं शादी कर सकता। तो फिर चाइना तो हमारे बहुत बहुत दूर हुआ, तो उसकी दोस्ती जो है वो हम कहते हैं कि वो समंदरों से भी गहरी है, और शहद से भी ज्यादा मीठी है, और पहाड़ों से ज्यादा ऊंची है। तो फिर कहने लगा यार कभी मैंने ये इन लाइंस पे सोचा नहीं है। सो इस तरह के जो है, अब इंडिया के साथ अगर हमारा ये थियोलॉजिकल रीजन होती, तो फिर सऊदी अरब के इतने अच्छे रिलेशंस कैसे होते इंडिया से,
यूएई के कैसे होते, या कतर के कैसे होते, इंडोनेशिया के कैसे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में ऐसे ही है, हमारा एक खास वो बना हुआ है। जब भी हमारे यहाँ उर्दू अखबार खास तौर पे जब भी इंडिया का जिक्र आता है तो दे रिलीजियसली राइट कि भारत जो है वो हमारा अजली दुश्मन है। अजली मीन्स इटर्नल एनिमी, और कभी कभी उसके साथ वो मक्कार का लफ्ज भी ऐड करते हैं, दैट मीन्स कनिंग। सो इंडिया इज एन इटर्नल एंड कनिंग एनिमी। तो ये बात कई दफा मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा जी कि एनिमी तो वो होता है कि व्हेन यू आर इन ए स्टेट ऑफ वार। तो करेक्ट। वो बस वो कहते हैं जी कि है, हमारा भुट्टो साहब ने कहा था ना कि 1000 साल तक लड़ेंगे, तो शायद वो लड़ाई जारी है। अच्छा, और सर लड़ाई के चक्कर में आपका जो अफगानिस्तान के साथ जो मामला हुआ और जो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करने के लिए इतने साल तक लड़ते रहे, अमेरिका को भी नाराज कर दिया, और उसके करने के बाद पता चला कि वो अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करके, और रोज़ाना जो है वो आज के किस्से आ रहे हैं कि एक तो अभी ब्रिगेडियर साहब को ही मार दिया आपके नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो अब इसको कैसे देखते हैं आप? वही बात है कि हम जो है कभी भी अपने लॉन्ग टर्म मफादात का नहीं सोचते अनफॉर्चुनेटली। और अब देखिए, हमारे यहाँ एक नैरेटिव है कि अफगान तालिबान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बुरे लोग हैं। तो उस पर हमारे सहाफ़ियों ने, सलीम साफ़ी हैं, एक अच्छे साफ़ी हैं हमारे, और वो इन इश्यूज़ को समझते भी हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ पश्तून। तो वो भी बड़ा अरसे से लिखते आ रहे हैं कि यार ये क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कि ये जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान, तो पैदा ही इसलिए हुए थे कि उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करनी थी अफगान तालिबान के साथ। और आप अपने आप को ये मुसलसल धोखा दिए जा रहे हैं कि जी ये तालिबान जो हैं ख़राब हैं और वो तालिबान अच्छे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि फिर अफगान तालिबान से हम क्यों नहीं ये कहलवा लेते कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, एंड वी कंडेम देम। अब पाकिस्तानी तालिबान के बारे में हमारा क्या है नैरेटिव कि जी इनको अमेरिका भी सपोर्ट करता है, इसराइल भी करता है, इंडिया भी करता है। सो ये खास तौर पे इंडिया से ये पैसे लेते हैं और उसके बाद ये सारी जो है ना टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। तो भाई फिर अफगान तालिबान तो अब हुकूमत में है ना, उन्होंने क्यों इन तालिबान को वहां से रिहा किया जेलों से, और वो कैसे पाकिस्तान आ गए। तो अब कंडेम कर दें उनको, कह दें कि भी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और इमरान खान साहब आज भी नहीं कंडेम करते, ना पाकिस्तानी तालिबान को करते हैं, ना अफगान तालिबान को। कंडेम करना तो दूर की बात है, माइल्डली क्रिटिसाइज भी नहीं करते कि उन्होंने लेडीज की, इनकी वेमेन की एजुकेशन पे, औरतों की एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी है, उसको भी क्रिटिसाइज करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनको खतरा है कि अगर मैंने कोई ऐसा बयान दिया तो मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए कहीं। और उनका एक बड़ा पुराना इंटरव्यू है करण थापर के साथ, 2011 का है शायद। उसमें करण थापर ने उनसे क्लियरली पूछा कि अगर आप आ गए पावर में तो क्या आप इन इन ऑर्गेनाइजेशंस पे, लश्कर तैयबा पे, जैश मोहम्मद पे, इन पे बैन लगाएंगे। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि भाई देखो, मैंने पाकिस्तान में रहना भी है, तो ऐसे ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन ना करो मुझसे। इमरान खान की बात आई तो आप जो है इस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको किधर जाते देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बिना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती नहीं नॉर्मली, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो अंडर क्वेश्चन है। तो ये तो पूरा का पूरा एक ऐसा जहाज दिखाई पड़ रहा है जिसमें छेद हो गया है, और उस छेद को भरने के लिए किसी प्रकार का कोई भी लोगों के पास आइडिया तक भी नहीं है कि इसको कैसे करें। तो वो तो जहाज तो फिर डूबेगा। उसमें वही है ना जी कि इमरान खान को ये लगता है कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है ना इस वक्त बहुत पीक पे है, तो अगर इस इलेक्शन में डिले हो गया तो ये कहीं कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है। एक तो उन्होंने वो जो चेंज आई थी, जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये अलग बात कि उनका जो नैरेटिव है वो शिफ्ट होता रहा इस इशू पे। कभी कहा कि अमेरिका ने मुझे निकलवाया, कभी कहा कि फलां ने निकलवाया, कभी किसी ने निकलवा। अब अमेरिका के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और एक आध स्टेटमेंट भी आई वहाँ पे, ज़ल्मे खलीलजाद जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई इमरान खान के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब ये उनका नैरेटिव तो बदल रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि उन्होंने पंजाब की असम्बली भी तोड़वा दी,
और केपीके की असेंबली भी तोड़वा दी कि जी वी वांटेड टू फोर्स इलेक्शंस। अब ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो नहीं चाह रहे कि फौरी इलेक्शंस हों, उनको भी ये नजर आता है कि अगर फौरी इलेक्शन हुए तो ये इमरान खान जीत सकता है। तो अब ये जो है रस्साकशी है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है और मुल्क जो है वो सफ़र कर रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, इसलिए कि इकोनॉमी जो है बिल्कुल इट इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स और किसी को उसकी परवाह नहीं है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट आर सुप्रीम। जी, तो अब हम इस गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपने बहुत अच्छे और गहराई, जैसे कि हमें उम्मीद थी, उस गहराई के साथ हमारी बातों को आपने हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और थैंक यू। सभी दर्शकों को आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातचीत सुनी। और फिर से आपको एक बार शुक्रिया करते हुए अब हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।